बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 20 किस्तें सुन चुके हैं और अब 21वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे इतराफ़ है कि रकम कबूल ना करके तुमने जिस ईमानदारी का सबूत दिया था उसने मुझे तुम्हारी तरफ से बेनियाज बना दिया था, लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार ही होता है। मैं तुम्हारी ज़हनी कुव्वतों पर हामी हूँ, चुनाचे अब तुम जहन्नम रसीद हो जाए। तुम दोनों के सिलसिले में मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती। डैनी, हमने तुम पर एतबार किया था। मैंने कहा, यही तो तुम्हारी हमाकत थी अहमक आदमी। डैनी ने पिस्तौल सीधा कर लिया और मैंने फराना को आंख से इशारा किया। तुमने जल्दबाजी की शहबाज, तुम्हें पिस्तौल उसके हवाले नहीं करना चाहिए थे। मैं जानती हूँ ये बड़ी कमीनी होगी, लेकिन फराना डेयर, इस कमीनी को अपने ही हाथों खुदकशी करना होगी। ये मेरा फैसला है, मैंने कहा और डैनी चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर उसने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किया और बोली, मैं जो कुछ भी हूं, लेकिन अपनी जिंदगी अब खत्म ही समझो। बेवकूफ औरत, दोनों पिस्तौल खाली हैं, मैंने कहा और डैनी यकलख्त बुखला गई। अब शायद उसे पिस्तौल के वजन का भी अंदाजा हुआ था। जल्दी से उसने अपने एक साथी की तरफ एक पिस्तौल उछाल दिया। देखो, इसे देखो, क्या पिस्तौल खाली है? उसके साथी ने पिस्तौल चेक किया और उसका रंग फक हो गया। खाली है? डैनी ने बेसब्री से पूछा। हाँ, उसके साथी ने मरी हुई जवाब में आवाज दिया। दूसरा पिस्तौल भी देख लो डैनी मार्श स्मिथ, मैंने तंदिया अंदाज में कहा और वो होंठ चबाने लगी। फराना की आंखों में जिंदगी की रमक लौट आई थी। उसने चेखते हुए कहा, कारतूस कहाँ गए शहबाज? उसी वक्त निकाल लिए गए थे मादाम फराना, जब ये मेरे हाथों में आए थे और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने हल्का सा कहका लगाकर पिस्तौल निकाल लिया, जिसे मैं डैनी के बेहोश साथी के पास से लाया था। लाओ ये पिस्तौल मुझे दे दो, फराना बोली और मैंने पिस्तौल उसके हवाले कर दिया। तुम इन तीनों को अच्छी तरह कस दो और उसे भी जो बेहोश पड़ा है। थोड़ी देर बाद मैं इन तीनों को बेबस कर दिया और फिर उस शख्स को घसीट कर ले आया जो अभी बेहोश था। चलो तुम लोग इस गाड़ी में बैठो, चलो और सुनो, उसे भी घसीटते हुए ले चलो। फराना ने पिस्तौल को जंबश देकर कहा। तीनों लैंड ओवर के अकबी हिस्से में बैठ गए और मैंने बेहोश आदमी को डिक्की में डालकर चाबी लगा दी। शहबाज, तुम गाड़ी चलाओगे, मैं पीछे बैठूंगी, फराना ने कहा। ओके मादाम, मैंने सादत मंदी से कहा और आगे जाकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। फराना पिस्तौल संभाले बैठी थी। लैंड ओवर चल पड़ी। मेरा जहन खाली खाली सा था। इन वाकयात के बारे में कुछ सोचना बेकार था। जो कुछ हो रहा था ठीक हो रहा था। फराना उन लोगों के साथ जो भी सलूक करे, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ी देर बाद हम शहर में दाखिल हो गए। घर पहुंचकर फराना ने मुलाजमों को बुलाया और इन चारों को गाड़ी से उतार लिया गया। डिक्की में चौथे आदमी को भी होश आ गया था। फराना ने मुलाजमों को इन लोगों के बारे में हदायत दी और फिर मेरा बाजू पकड़कर अंदर दाखिल हो गई। उसने नशिस्त गाह का रुख किया और वहां जाकर एक सोफे में गिर गई। क्या बात है फराना डियर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओह शहबाज, क्या तुम मुझे अलमारी से शरबत निकाल कर दे सकते हो? जरूर, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और अलमारी से शरबत निकाल कर उसे पेश किया। तुम वैसे वक्त में भी नहीं पियोगे? वो तकरीबन आधा गिलास हल्के में अंडेलते हुए बोली। मैं बिल्कुल पुरसकून हूँ, मुझे इन वाकयात की तवक्को नहीं थी। इसका मतलब है कि ये लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। उसने आधा गिलास खाली करके कहा। मैंने डैनी की इस हद तक आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचा था। तुमने बेमिसाल फुर्ती और दिलेरी का मुजाहरा किया। तुम्हारे ज़हन में सिचुएशन को समझकर काम करने की भरपूर सलाहियत है और ये बड़ी बात होती है कि आदमी बैक वक्त ज़हीन भी हो और ताकतवर भी हो। ओह, ये कोई खास काम नहीं था फराना। कभी अगर जरूरत पेश आए तो कोई बड़ा काम लेना मुझसे। जरूर, उसने पूरा गिलास खाली कर दिया। इन लोगों के साथ क्या सलूक करोगी? मैंने पूछा। फैसला करूंगी, अभी फिलहाल उन्हें यहाँ से हटा देती हूँ। ये अभी मेरी कैद में रहेंगे। इनसे तो हमें अभी बड़ी मालूमात हासिल होंगी एंड्रक के बारे में। एंड्रक? कभी मुझे उसके दीदार तो करा दो। मुझे ऐसे लोगों से मिलने का बहुत शौक है। थोड़ी देर के बाद फराना ने एक नंबर डायल किया और रिसीवर कान से लगा लिया। फिर गला साफ करके बोली, फराना बोल रही हूँ। जैगर, यहाँ कुछ खतरनाक कैदी हैं, उन्हें ले जाओ। हाँ फौरन, मैं उन्हें यहाँ से हटाना चाहती हूँ। वैगन ले आओ। इनकी तादाद 4 है, 1 औरत और 3 मर्द। खुद देख लेना, वो तुम्हारे लिए अजनबी नहीं होंगे। हाँ, वो तुम्हारी तहवील में रहेंगे। नहीं, बस और काम नहीं, जल्दी करो। ओके, उसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी दरियाफ्त मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा है। अब ऐसी भी कोई खास बात नहीं, मैंने बनते हुए कहा। मैं जानती हूँ हनी, मेरी आंखों ने तुम्हारे चेहरे का वो सुकून देखा है जो काबिल रिश्क है। जो इतने खतरनाक हालात में भी पुरसकून रहे, वो आम आदमी नहीं होता। मुझे तुम्हारे ताउन पर फख्र है। मैं तुम्हारा खादिम हूं फराना। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो, मैंने इंकिसार से कहा।
रात का न जाने कौन सा पहर था। मैं गहरी नींद सो रहा था कि दफअतन फरहाना की चीख मेरे कानों से टकराई थी, फिर दूसरी चीख, और मैंने फुर्ती से उठने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मेरे सर की पुष्ट पर एक जरब पड़ी और फिर क्लोरोफार्म भरा रुमाल मेरी नाक पर रख दिया गया। डूबते हुए ज़हन से मैंने फरहाना की एक और करबनाक चीख सुनी। उसके बाद मुझे होश ना रहा। आंख खुली तो अजीब सा शोर सुनाई दिया। शोर के साथ मैं भी हिल सा रहा था। चंद लम्हात तो ज़हन साई साई करता रहा, फिर आवाज़ कुछ बहाल हुए और मैंने गौर किया तो आवाज़ किसी इंजन की थी। गोया मैं किसी चलती हुई मशीनी चीज़ में था। शायद स्टीमर था। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, मैं स्टीमर में ही था। करीब ही किसी के गुफ्तगू करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने आंखों में झिरी पैदा करके देखा। दो आदमी बैठे शराब नोशी कर रहे थे। शक्लो सूरत से यूरोपियन बाशिंदे मालूम होते थे। खास से कवि हैकल थे दोनों। एहसासात कुछ और जागे तो हाथ बांधे हुए लगे। दोनों हाथ पुष्ट पर कस दिए गए थे, लेकिन बंदिश में वो होशियारी नहीं दिखा सके थे। मैंने गैर महसूस अंदाज में कोशिश की और हाथों की रस्सियां ढीली होंगी। ये फन भी मुझे तरबियत के दौरान ही सिखाया गया था। अगर होशो आवाज के आलम में मेरे हाथ बांधे जाते तो फिर हाथों के बंधे रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ताहम इस वक्त भी काम चल गया था, लेकिन मैंने हाथ उसी पोजीशन में रहने दिए और दोनों की गुफ्तगू सुनने की कोशिश करने लगा। उनकी बातें बेरब थी और उनसे मैं कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकता था। उसके बाद मैंने उन वाक़यात के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस वक्त सूरज चमक रहा था, जबकि जिस वक्त मैं बेहोश हुआ था तो रात थी। क्लोरोफार्म की बू को मैंने बखूबी पहचान लिया था और उसके असरात अभी भी मेरे जहन पर थे। मैंने फरहाना के बारे में सोचा। उसकी चीखें बेहोश होने से कबल मेरे कानों में पड़ी थी। इसका मतलब था कि वो भी इनकी कैद में होगी और ये लोग, ये एंड्रक और डैनी के साथियों के अलावा और कोई ना होंगे। 100% ये वही लोग थे। मामलात रुख बदल चुके थे। अब तक मैंने फरहाना का साथ दिया था, इस ख्याल के तहत कि तंजीम सिर्फ फरहाना के बारे में मालूमात चाहती है। मुमकिन है ये सिर्फ तंजीम के बड़ों का शक हो। फरहाना की शख्सियत उनकी निगाह में मशकूक थी। क्या शुबा था उन्हें? फरहाना बज़ाहिर तो एक जराइम पेशा औरत नजर आती थी और सिर्फ स्मगलर और उसकी पुरस्रार सरगर्मियां सिर्फ स्मगलिंग तक महदूद थी। इस फील्ड में उसके दुश्मन भी थे। मुमकिन है तंजीम को सिर्फ गलत फहमी हो। बहरहाल ये मेरी कोशिश थी कि उन लोगों के लिए ये इस अजीम मकसद की जानिब पहला कदम था और मैं इस सिलसिले में कोई सकम नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे हालात की बिल्कुल परवाह नहीं थी और मुझे आखिरी दम तक फरहाना का साथ देना था ताकि उसका मुकम्मल एतमाद हासिल कर लूँ। इस वक्त न जाने कहाँ है वो। मुमकिन है इसी स्टीमर में हो। स्टीमर की रफ्तार सुस्त होने लगी। शायद वो साहिल पर पहुंच गया था। मैंने सोचा कि बेहोश रहने की अदाकारी करूं या होश में आ जाऊं, दोनों में से कौन सी बात बेहतर रहेगी। फिर फैसला किया कि होश में आ जाना चाहिए, कम अज कम सूरत हाल का अंदाजा तो रहे। चुनाचे मैंने आंखें खोल दी। वो दोनों मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं थे और शायद बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे। मैंने हल्क से एक आवाज निकाली और दोनों उछल पड़े। वो एक साथ मेरी तरफ घूम गए थे। ओह, होश आ गया। उनमें से एक ने बेइख्तियार कहा, तुम रुको, मैं बाहर देखता हूँ। दूसरे ने कहा और मुझ पर निगाह डालकर बाहर निकल गया। मैं उस शख्स को देख रहा था जो मेरे सामने था और किसी कदर इज़्तिरारी कैफियत का शिकार था। कौन हो तुम? मैंने खामोशी मुनासिब न समझी। बहरा हूँ और गूंगा भी, उसने जवाब दिया। ओह, बड़ा अफसोस हुआ तुमसे मिलकर, मैंने बर्जिस्ता कहा और वो मुस्कुराने लगा। कब से है ये कैफियत? जब से मजबूरियां दामन गिर हुई, उसने जवाब दिया। हाँ, मजबूरी ऐसी ही चीज होती है। अब कुछ देर बाद तुम लंगड़े और लूले भी हो जाओगे। मैंने कहा, खैर अब इतना भी मजबूर नहीं हूँ। वो मुंह बिगाड़ कर बोला, हाथ खोल दो मेरे। कुछ कहा तुमने? वो कान पर हाथ रख कर बोला। ज़रीफ अल तबे शख्स मालूम होता था। मैं मुस्कुराने लगा। स्टीमर रुक गया था। दूसरा आदमी भी वापस आ गया। उसके साथ एक और शख्स था। आओ चलें, उसने कहा और फिर उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर दिया और मैं खामोशी से उनके साथ चलने लगा। हालात को जाने बगैर किसी किस्म की हंगामा आराई कभी मुनासिब नहीं थी। इन लोगों के बारे में मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। चुनाचे खामोशी बेहतर थी। वो एक सुनसान साहिल था। नजदीक ही स्याह रंग की वैन खड़ी थी जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। मुझे वैन पर चढ़ने में मदद दी गई और फिर वही दोनों अफराद मेरे साथ आ बैठे जो स्टीमर में मौजूद थे। तीसरा शख्स वैन के अगले हिस्से में चला गया। फिर वैन स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। फरहाना कहाँ है? क्या तुम उसे भी अगवा कर लाए हो? मैंने बेइख्तियार पूछा। वो दोनों चौंक कर मुझे देखने लगे। फिर उसी शख्स ने मुस्कुराकर कहा जिससे मेरी पहले बातचीत हो चुकी थी, बदकिस्मती से मेरा साथी भी गूंगा है। अब ये बद इखलाकी, कम अज कम तुम लोगों को बराए करम ऐसा कोई सवाल ना करें जो हमारे और तुम्हारे दरमियान किसी नाखुशगवार एहसास को जन्म दे। हम मामूली से लोग हैं और हमारी जबानें कटी हुई हैं, उस शख्स ने कहा और मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। इतने शरीफ मुजरिम जरा कम ही नजर आते हैं। बहरहाल वाकयात खुद ब खुद सामने आ ही जाएंगे। बंद वैन थी, इसलिए रास्तों का तयन भी मुमकिन नहीं था और ये नहीं मालूम हो सकता था कि कौन सा इलाका है। इसलिए मैंने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की और आंखें बंद कर लीं।
सफर तकरीबन 10-15 मिनट जारी रहा, फिर वैन किसी इमारत में दाखिल हो गई। आनी गेट खुलने की आवाज कानों में उभरी थी, फिर वैन रुक गई, इंजन बंद हो गया और वो लोग दरवाजा खोलकर नीचे उतर गए। मुझे भी नीचे उतार लिया गया। स्याह टाइलों से बनी चौड़ी सीढ़ियां थी जो सदर गेट तक ले जाती थी। गेट के बाद एक वसी हॉल नजर आया जिसमें कुछ लोग मौजूद थे। मैंने बगौर उन्हें देखा। एक दराज कामत शख्स ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर शहबाज। हेलो, मैंने आहिस्ता से कहा। मुझे पहचाना? जी नहीं, मैंने जवाब दिया। हालांकि मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो बोला, यह कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। मैंने होंठ सिकोड़ कर कहा, वाकई इसमें कोई शक नहीं। यूं भी बड़े आदमी छोटे लोगों पर जरा कम ही तवज्जो देते हैं। ताहम मुझे यकीन है कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे। आप नौजवान हैं और दुनिया बेहद दिलकश है। उसे देखने की ख्वाहिश किसे नहीं होती। मेरे ख्याल में अभी आपने दुनिया बहुत कम देखी है। अब देखिए ना, अगर आपने दुनिया अच्छी तरह देखी होती तो मुझे भी पहचान ही लेते। मैंने उस शख्स की तरफ रुख करके कहा जिससे स्टीमर में गुफ्तगू होती रही थी। ये गूंगे और बहरे नहीं है। वो भी इख्तियार हंस पड़ा। क्या कह रहे हैं मिस्टर शहबाज? मुझे दुनिया की तरगीब देने वाले ने उस शख्स से पूछा। ओ कुछ नहीं जनाब, ऐसे ही हूँ। बहरहाल आप आराम करें, तफसील से आपसे बातचीत होगी। ले जाओ, उस शख्स ने कहा और मुझे वहां से हटा लिया गया। हाल के आखिरी सरे पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और उनके इशारे पर मैं सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। इमारत बहुत शानदार थी। ऊपरी मंजिल पर एक चौड़ी रायदारी से गुजरते हुए बिलाखिर हम एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खोल दिया गया। आइए, मेरे शनासा शख्स ने कहा और मैं कमरे में दाखिल हो गया। उसने कहा, मिस्टर शहबाज, बराए करम हमें किसी गलत इकदाम पर मजबूर ना करें। इस कमरे में आराम करें। मेरा ख्याल है आपको बहुत ज्यादा उलझन महसूस नहीं होगी। एक उलझन तो बरकरार है अभी तक। मैंने कहा, क्या? उस शख्स ने पूछा और मैंने घूमकर बंधे हुए हाथ उसके सामने कर दिए। ओह, मेरा ख्याल है हाथ बंधे रहने की जरूरत नहीं रही अब। उसने अपने साथी से कहा, तुम्हारी मर्जी है, खोल दो। उसके साथी ने जवाब दिया और मेरे दोस्त ने मेरे हाथ खोल दिए। फिर वो दोनों बाहर निकल गए। यूं ही वो दरवाजा बंद करके वहां से निकले, मैंने भी दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और इस खूबसूरत कमरे का जायजा लेने लगा। फरार का कोई रास्ता नहीं था। कमरा चारों तरफ से बंद था सिवाय इस दरवाजे के और यकीनी तौर पर दरवाजे पर पहरे का माकूल बंदोबस्त होगा। अलबत्ता छत के करीब एक रोशनदान मौजूद था, लेकिन इस कदर कुशादा नहीं कि उसके जरिए फरार की कोशिश कामयाब हो सके। मैंने बेकार बैठना मुनासिब नहीं समझा। कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। खूबसूरत मुसहरी की साखत, उस पर बिछे हुए गद्दे और गद्दे पर बने हुए मोनोग्राम से उसे बनाने वाली कंपनी का नाम मालूम हो जाता था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मैं कोई नतीजा अखज़ कर सकता। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी, एक राइटिंग टेबल भी थी जिसके ऊपर कलम और पैड वगैरह रखे हुए थे, लेकिन ये सारी चीजें बेमकसद थी। मुझे यकीन था कि जिस कमरे में उन्होंने मुझे कैद करने का इंतजाम किया है वहां कोई ऐसी चीज यकीनन नहीं छोड़ी होगी जिससे उनकी अपनी शख्सियत का पर्दा चाक हो सकता। कुछ देर तलाशी लेने के बाद मैं गहरी सांस लेकर आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया। क्लोरोफार्म बड़ी मनहूस चीज होती है, ज़हन पर उसके असरात बड़ी देर तक मौजूद रहते हैं। मैं कई घंटे बेहोश रहा था, जिसका सबूत इस बात से मिलता था कि बेहोशी के वक्त रात थी और अब दिन का वक्त था। सोफे पर मैं काफी देर तक बैठा रहा और उसके बाद वहां से उठकर मुसहरी पर पहुंच गया। फिल वक्त और कोई मसरूफियत तो नहीं थी, लिहाजा आराम करना मुनासिब था। मसहरी पर लेटा तो छत को घूरता रहा। दिमाग ख्यालात का मस्कन बना हुआ था। चारों तरफ से ख्यालात के परिंदे आकर यहाँ बसेरा कर रहे थे। सोचने के लिए बहुत कुछ था, बस सुकून के लम्हात होने चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ तंजीम के बारे में सोचना चाहता था। खासा वक्त गुजर गया था, तंजीम के किसी फर्द ने मुझसे कोई राब्ता कायम नहीं किया था। बहरहाल मैं अपना काम कर रहा था और अभी तक नहायत जांफशानी से फराना का एतमाद बहाल रखे हुए था, आगे कुछ भी हो। काफी वक्त गुजर गया, फिर बाहर कुछ आहटें सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। दरवाजा अभी तक अंदर से बंद था। मैं उसे खोलना भूल गया था। चंद लम्हों के बाद दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और फिर एक करख्त आवाज उभरी, दरवाजा खोलो। मैं इत्मीनान से नीचे उतरा और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। 3 आदमी थे, लेकिन तीनों नए थे। उनमें से एक पहलवान नमाक गंजा था जिसका कसरती बदन बहुत शानदार था। वो कलाइयों पर चमड़े की पट्टियां चढ़ाए हुए था और चुस्त लिबास में था। दोनों आदमियों के हाथों में पिस्तौल थे। मैं उन्हें देखकर हंस पड़ा। कमाल है, आप लोग टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नहीं लाए, इस तरह तो आपकी जिंदगी शदीद खतरे में है। मैंने तमस्करन कहा, दरवाजा क्यों बंद था? उनमें से एक ने करख्त लहजे में कहा, यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रहा था। मैंने शिगुफ्ता मिजाजी से जवाब दिया, बहुत चहक रहे हो, जबान हमेशा के लिए बंद की जा सकती है। वो तल्ख लहजे में बोला, ठीक है, कोशिश कर लो। मैंने शाने झटक कर कहा, जरूर की जाएगी, लेकिन बेहतर यह है कि इसके बगैर ही काम चल जाए। डैनी मार्श स्मिथ कहाँ है? उस दूसरे आदमी ने पूछा। हनाल ओलो में, मैंने जवाब दिया। इस बदतमीजी पर तुम्हारी जबान काट कर फेंकी जा सकती है, पहले आदमी ने गजबनाक होकर कहा। तुम लोग शक्ल ही से मस्करे मालूम होते हो, जो किया जा सकता है उसे करो।
इन इंकशाफात की जरूरत नहीं, मैंने जवाब दिया। गजबनाक शख्स ने पिस्तौल सीधा कर लिया, लेकिन दूसरे आदमी ने उसके शाने पर हाथ रख दिया। तुम एनर्जी क्यों जाया कर रहे हो? आर्गन अपना काम खुद कर लेगा, उसने कहा और उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया। कसरती बदन का जल्लाद नमाज शख्स अभी तक इत्मीनान से खड़ा था, जैसे इन बातों से उसका कोई ताल्लुक ना हो। तब उसी शख्स ने, जो किसी कदर ठंडे दिमाग का इंसान था, उससे कहा, आर्गन ये तुम्हारा ही केस है। जो हुक्म चीफ, लेकिन ये जगह तंग है। पहलवान नमाज शख्स ने गर्दन खम करके कहा। उसकी आवाज बहुत बारीक थी, मुझे हंसी आ गई। वाह, ये म्याऊं म्याऊं करने वाला हाथी मैंने पहली बार देखा है। आर्गन इसके जबड़े तोड़ दो, गर्म दिमाग वाले ने चिल्ला कर कहा। खुली जगह दरकार है मास्टर, इसे नंबर 2 में ले चलो। गंजे ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो यहाँ से निकलो। वो शख्स बोला, लेकिन दूसरे ने उसे रोक दिया और फिर जेब से एक रेशमी डोरी निकालकर गंजे की तरफ बढ़ा दी। उसके बाद पिस्तौल का रुख मेरी तरफ करके कहा, घूम जाओ, अगर कोई हरकत की तो हमें गोली चलाने में कोई हार ना होगा। मैं दोनों हाथ पुष्ट पर करके घूम गया। मेरे ज़हन में किसी किस्म के खौफ या परेशानी के असरात नहीं थे, बस न जाने कैसा मूड हो रहा था और मैं इन हालात में बेहद दिलचस्पी महसूस कर रहा था। तंजीम ने तरबियत का जो सरमाया मुझे दिया था, अब उसके इस्तेमाल का वक्त आ गया था और मैं उसे खर्च करने के लिए बेताब था। हाथ बंधवाते हुए मैंने ख्याल रखा और हाथों को ऐसे जाविये में रखा कि मुझे उन्हें खोलने में दिक्कत ना हो। वैसे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग यकीनी तौर पर डैनी मार्च स्मिथ के मददगार और शायद हैंड्रिक के साथी थे, और अब वो मुझसे डैनी मार्च का पता पूछना चाहते थे। बस ये उलझन थी ज़हन में कि इस वक्त जब उन्होंने मुझे अगवा किया तो मैंने फराना की चीखें भी सुनी थी। यकीनी तौर पर यह नामुमकिन था कि इन हालात में भी फराना उनकी गिरफ्त से निकलने में कामयाब हो गई हो। जो मालूमात वो मुझसे हासिल करना चाहते हैं वो फराना से भी हासिल कर सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया और फराना कहाँ है? मैं इस वक्त तक कोई खास जिद्दोजहद नहीं करना चाहता था जब तक कि उसकी शदीद जरूरत पेश न आए। तंजीम ने मुझे फराना पर लगाया था, चुनाचे मैं दूसरे मामलात में उलझने का ख्वाहिशमंद नहीं था। अब ये दूसरी बात है कि ये हालात खुद ब खुद मुझ पर मुसल्लत हो गए थे और मैं इस दरवाजे से बाहर निकल आया। तीनों आदमी मेरे पीछे थे। कभी एकल गंजा मेरी पुश्त पर हाथ रखकर मुझे आगे धकेल रहा था। वो किसी खास जगह मुझे ले जाना चाहते थे। बहर सूरत मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे हाथ किसी भी लम्हे आज़ाद हो सकते थे। मैंने इस बात का खास ख्याल रखा था। नंबर 2 भी एक हाल ही था जिसमें दाखिल होने के लिए मुझे एक चौड़े दरवाजे से गुजरना पड़ा। तीनों अफराद भी अंदर आ गए थे और उन्होंने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। बलाशुबा ये इसी किस्म की कार्रवाइयों के लिए मुनासिब तरीन जगह थी। काफी बड़ा गोल हाल था, लेकिन बिल्कुल खाली। न फर्श पर कलीन था न फर्नीचर। दीवारें भी सपाट थी। ऊपर थोड़े फासले पर छोटे छोटे रोशनदान बने हुए थे। छत के वस्त में एक फानूस था जिससे हल्की सी रोशनी नीचे पहुंच रही थी। रोशनदानों से भी रोशनी अंदर आ रही थी। इसके अलावा पूरे हाल में कोई काबिले जिक्र चीज नहीं थी। बंद दरवाजे के करीब ही वो दोनों खड़े हो गए और कभी एकल शख्स मुझे धकेलता हुआ हाल के बीचों बीच ले आया। बड़ी ड्रामाई सिचुएशन पैदा कर दी गई थी और मैं ऐसे ठोस इकदामात सोच रहा था कि मुझे इनके हाथों कोई जिक्र न उठानी पड़े। सूरत हाल काफी खतरनाक थी, लेकिन बहरहाल कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। मैं उन पर अपनी बरतरी साबित करने का ख्वाहिशमंद था और उनकी किसी भी हरकत से पूरी तरह चौकन्ना था। पहलवान नमा शख्स ने अपना लिबास दुरुस्त किया और मुझसे चंद गज के फासले पर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों के पंजे फैलाए, लेकिन फिर उसी ठंडे मिजाज के शख्स ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। 1 मिनट आर्गन, 1 मिनट। बेहतर यह है कि हम वो कोशिश करें जिसमें कोई खराबी पैदा ना हो। हाँ तो दोस्त, तुम फैसला कर चुके होगे, उसने कहा। हाँ, मैंने एक पुरसुकून सांस लेकर जवाब दिया। क्या फैसला किया तुमने? पहले ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। डैनी मार्च स्मिथ का पता। तुम लोगों ने उसे और हमारे दूसरे साथियों को अगवा किया है। वो हमें उस इमारत में नहीं मिले जहां तुम थे। मेरा मतलब है मार्गिया के साथ। तुम मार्गिया को जानते हो? मैंने पूछा। यकीनन। और मुझे? हाँ, तुम्हारे बारे में हमें ये मालूम है कि तुम मार्गिया के खास साथी हो। खास साथी से तुम्हारी क्या मुराद है? अगर मार्गिया को जानते हो तो उसके खास साथियों को भी इस हद तक जरूर जानते होगे कि मार्गिया उनसे क्या काम लेती है। ठीक है दोस्त, लेकिन डैनी मार्च स्मिथ के अगवा के सिलसिले में तूने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इतना तो मुझे करना ही था, क्योंकि मैं फराना या बकौल तुम्हारे मार्गिया के साथ था। फिर यह नामुमकिन बात है कि तुम्हें उस जगह का पता मालूम ना हो जहां डैनी कैद है। चलो ठीक है, मुझे मालूम है वो पता, लेकिन तुमने ये मालूमात मार्गिया से क्यों नहीं हासिल की? ये हमारा जाती मामला है। तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। मेरा जवाब ये है कि इन नमाकतों का वक्त अब खत्म हो जाना चाहिए। अगर तुमने मजीद कोई बेवकूफ़ी की तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने होंठ भींच कर कहा। चीफ, तुम हद से ज्यादा नरमी बरत रहे हो। जबकि तुमने उसे मेरा केस करार दे दिया है तो फिर तुम क्यों फजूल बातें कर रहे हो? ये अभी सब कुछ बता देगा। कभी एकल गंजे ने अपनी जनाना आवाज में कहा।
मैंने तो कोशिश की थी कि नौबत यहाँ तक ना पहुंचे, लेकिन जैसे शहबाज की मर्जी ये कहकर वो शख्स पीछे हट गया और मोटे ने दोनों पंजे फैला दिए। उसकी चमकदार आंखें मुझ पर मरकूज थी, लेकिन इस वक्त वो हैरत ज़दा होकर 2 कदम पीछे हट गया जब अचानक मैंने अपने दोनों बंधे हुए हाथ खोलकर सामने कर दिए। रस्सी मैंने एक तरफ फेंक दी। उन दोनों आदमियों के मुंह भी हैरत से खुल गए और उन्होंने रस्सी की तरफ देखा, लेकिन मैं अगर उनकी हैरत से फायदा ना उठाता तो मुझसे बड़ा अहमक इस रोए जमीन पर दूसरा नहीं था। मैं अपनी जगह से उछला, एक फ्लाइंग किक मैंने गंजे के सीने पर मारी और दोबारा जमीन पर आ गया। इससे कबल के गंजा जमीन पर गिरता मैंने उसे अकब से संभाला और उसका सर बगल में दबाकर उसकी आंखें बुरी तरह रगड़ी और फिर उसे सीधा करके उसकी नाक पर एक गूंसा रसीद कर दिया। गंजा तड़प कर पीछे हटा था। आंखों और नाक की तकलीफ ने उसे पागल कर दिया। वो संभलने की कोशिश के बावजूद ना संभल सका और पीछे जा गिरा, लेकिन इस देवकामत को छोड़ देना सख्त खतरनाक बात थी। इसी दौरान मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना चाहिए। जो मुयस्सर हो, मैंने उसके उठने का इंतजार किया और यूं ही वो खड़ा हुआ। इस बार मेरी दोनों लातें उसके सीने पर पड़ी। जैसा कि मेरा अंदाजा था, वो दोनों उसकी लपेट में आ गए। इससे बचने की कोशिश में वो दोनों ही दीवार से बुरी तरह टकराए और उनकी कराहें उभरी, लेकिन मैंने उसी पर इक्तफा ना की और उन पर छलांग लगा दी। दूसरे ही लम्हे मैंने उनके पिस्तौलों पर झपटा मारा और दोनों पिस्तौल अपने कब्जे में करने में मुझे कोई दुश्वारी ना हुई। अचानक दूसरे ही लम्हे मुझे अपने अकब में एक हल्का सा धमाका सुनाई दिया। कांच की बनी हुई किसी शय के टूटने की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा तो धुएं का एक मरगोला फिजा में बुलंद हो रहा था। उसके साथ ही यूं लगा जैसे किसी ने दोनों हाथों से गर्दन पकड़ ली हो। इंतहाई सरी और लसर गैस थी। मैंने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन फिर मेरे हाथ दरवाजा न खोल सके। दोनों पिस्तौल फेंक कर मैंने गिरने से बचने के लिए दरवाजे का सहारा लेना चाहा, लेकिन उसके बाद होश ना रहा। दोनों पलकें एक दूसरे से चिपक गई थी। जाहिर है अगर मौत ना आ गई हो तो होश जरूर आता है। मुझे होश आया। इस बार भी किसी कमरे में बंद था। बदन के नीचे आरामदा मुसहरी थी और कमरा जरूरियात जिंदगी से आरास्ता था। मैंने एक अंगड़ाई ली और आंखें भींच भींच कर सर को झटके देने लगा। चंद लम्हों बाद कैफियत बहाल हो गई थी। चुनाचे में उठकर बैठ गया। दिमाग अभी पूरी तरह दुरुस्त नहीं था, लेकिन गुजरी हुई कहानियां याद आ गईं और मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। तवील चक्कर था। कोई बात समझ में नहीं आती थी। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? अगर बात सिर्फ डैनी मार्श की थी तो उसके लिए फराना से ज्यादा मुनासिब कोई नहीं हो सकता था। मुमकिन है फराना उनके काबू में ना आई हो, लेकिन इस सिलसिले में भी तो कोई सवाल नहीं किया गया था। ऐसा क्यों? देर तक मैं इन्हीं ख्यालात में डूबा रहा, फिर अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दफअतन शदीद भूख का एहसास हुआ था। मुझे याद आया कि मैंने कुछ नहीं खाया था। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटा, फिर उसे खोलने की कोशिश की और दरवाजा खुल गया। बाहर एक खौफजदा सा शख्स खड़ा हुआ था और शक्ल सूरत से लबनानी महसूस हो रहा था। यस सर, मैं यहीं मौजूद था। उसने खौफजदा आवाज में कहा, क्या मैं तुम्हें खा जाऊं? मैंने गर्राती हुई आवाज में कहा, नहीं जनाब, नाश्ता हाजिर है। कहाँ हाजिर है? मैंने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। नाश्ते के कमरे में तशरीफ ले चलिए, उसने कहा। चलो, मैंने कहा और वो खौफजदा सा आगे बढ़ गया। बाहर निकलकर मुझे एक और एहसास हुआ। सुबह का वक्त था, गोया फिर एक रात गुजर गई। लानत इन लोगों पर, कमबख्तों ने एक दिन और 2 रात का भूखा रखा हुआ था। मुंह हाथ धोने का ख्याल भी नहीं आया और मैं नाश्ते के कमरे में दाखिल होकर उन फलों पर टूट पड़ा जो मेज पर रखे हुए थे। अभी चंद ही फल खाए थे कि उम्दा किस्म का नाश्ता सामने आ गया। मुलाजम ट्राली पर यह नाश्ता लेकर आ रहा था। मैं सब कुछ भूलकर इन चीजों पर टूट पड़ा और लिबनानी मुलाजम एक कोने में खड़ा मुझे घूरता रहा। फिर नाश्ते से फारग होकर मैंने चाय की तरफ तवज्जो दी। चाय की दूसरी प्याली पी रहा था कि एक खूबसूरत सी लड़की मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। जाग गए तुम आजकल? उसने कहा और उसकी मुस्कुराहट काफूर हो गई। ये क्या? उसने ताज्जुब से कहा। फालतू बातें नहीं, नाश्ता करने दो। मैं हाथ उठाकर बोला, अरे तुम हो किस सूलिये में? ना लिबास तब्दील किया, ना बाथरूम में गए, बाल भी बिखरे हुए हैं और तुम नाश्ता कर रहे हो। पेट भरना इन तमाम बातों से जरूरी है, समझी तुम? और तुम लोगों ने मुझे 36 घंटे के बाद खाने को दिया है, ये तुम्हारी शराफत है? मैंने कहा। 36 घंटों के बाद? वो हैरत से बोली। एक्टिंग नहीं चलेगी मिस, मैंने कहा और चाय का आखिरी घूंट भी हल्क में उंडेल लिया। वो खामोशी से मुझे घूरती रही, फिर बुड़बुड़ाने के अंदाज में बोली, माइकल तुम खैरियत से तो हो ना? मैं नाश्ता कर चुका हूँ और अब मेरे अंदर मिजाज की भी हिस्स जाग उठी है। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो बोली, मेरे साथ चलो। और वो मेरे साथ बाहर निकल आई। वो कमरा ज्यादा दूर नहीं था जहाँ से निकलकर मैं यहाँ तक आया था। दरवाजा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ और दूसरे ही लम्हे मैंने उसके बाल भी मुट्ठी में जकड़ लिए और उन्हें झंझोड़ते हुए बोला, अब तुम खुद ही मुझे बताओगी कि मेरी आवाज को क्या हो गया है? मैंने डरावनी आवाज में कहा। लड़की के हल्क से एक कर्बनाक चीख निकल गई। वो परेशान निगाहों से मुझे देख रही थी। उसके रेशमी बाल मेरी मुट्ठी में जकड़े हुए थे
और उसकी आंखों में नमी आ गई थी। फिर उसने लरजती हुई आवाज में कहा, माइकल माइकल क्या हो गया है तुम्हें? आवाज बदल गई है, मेरी अंदाज भी बदल गए हैं। तुम्हें मेरा ये अंदाज पसंद नहीं आया? मैंने कहा। बाल तो छोड़ दो मेरे, सब टूट जाएंगे, वैसी जायल कहेंगे। उसने कहा। आंसू अब उसके गालों पर बहने लगे थे। लगता है एक शर्त पर तुम मुझे सब कुछ बताओगी, वरना उस वक्त तक जब तक ये ड्रामा करने वाले यहाँ दाखिल होंगे तुम्हें मैं मौत की नींद सुला चुका हूँगा। तुम शायद पागल हो गए हो। लानत है तुम पर, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर वैसी हो। छोड़ो मेरे बाल, मैं कहती हूँ छोड़ो, उसने घराने के से अंदाज में कहा और सर को जोर से झटका। उसके सर के बहुत से बाल टूट गए थे। छोड़ दो मुझे वैसी जानवर, छोड़ दो, मुझे तुमसे नफरत है। उसने दूसरा झटका दिया। उस पर भी जुनून तारी हो गया था। वो मेरे पेट में घूंसे मारने लगी और मैंने हंसते हुए उसके बाल छोड़ दिए। अपने मुताबिक तुमने मजाक किया है मुझसे, लेकिन मैं तुम नहीं जानते कि इस मजाक के क्या नतायज होंगे। वो दरवाजे की तरफ मुड़ी। मैं भी नतीजा ही चाहता हूँ, मैंने कहा, और लड़की दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। दरवाजा बाहर से बंद नहीं किया गया था। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। लड़की के अंदाजे से ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो अदाकारी कर रही है। वो बज़ाहिर सही अल दिमाग मालूम होती थी। मुझे माइकल के नाम से वो क्यों पुकार रही थी? इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा जा सकता था कि वो भी उन्हीं की आलाकार है, 100% उनकी आलाकार। लेकिन उसकी अदाकारी, मुझे कुछ उलझन सी महसूस होने लगी। एक बार फिर मैंने कमरे के माहौल पर निगाह दौड़ाई और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शरीर भूख के आलम में इस वक्त में खाने पर टूट पड़ा था, लेकिन तबीयत पर बोझ था जो गुस्ल से ही दूर हो सकता था। चुनाचे में सारे झगड़े भूलकर गुस्ल करने के लिए चल पड़ा। बाथरूम भी कमरे की तरह आरास्ता था, लेकिन उसमें लगे हुए बड़े आईने में अपनी शक्ल देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी सूरत बदल दी गई थी। 100% मेकअप था। शक्ल तो बुरी नहीं थी, लेकिन मेरी अपनी नहीं थी और लड़की बेकसूर थी। मुझे अफसोस होने लगा। बहरहाल ये उलझन दूर हो गई कि वो मुझे माइकल क्यों कह रही थी। मैंने मुख्तलिफ तरीकों से मेकअप साफ करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। बाकायदा मेरा मेकअप था और उसे केमिकल से ही साफ किया जा सकता था। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता था कि असल माइकल कहाँ गया और ये मकान मेरे लिए मखदूश तो नहीं है। बाहर कुछ आहट सी महसूस हुई और फिर मालूम हो गई। बाल वगैरह संवारने के बाद मैं उस कमरे में नहीं रुका और बाहर निकल आया। इमारत मेरी तवक्को के मुताबिक अजनबी थी और मैं इस सुदेड़ बुन में भटकने लगा। फिर एक कमरे में कुछ आवाजें सुनकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। आओ, अंदर से आवाज उभरी और मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने ही एक सोफे पर अधेड़ उम्र का एक शख्स नजर आ रहा था जो दिलकश शख्सियत का मालिक था। उंगलियों में सिगार दबा हुआ था जिसके सरे से धुएं की पतली लकीर बुलंद हो रही थी। उसके सामने वही लड़की बैठी थी और उसके रुखसारों पर आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर उसने जल्दी से आंसू खुश कर लिए। ये क्या हमाकत है माइकल, तुमने बॉबी के साथ वहशियाना सलूक क्यों किया? शरारत भी एक हद तक अच्छी लगती है। सॉरी सर, मुझे अफसोस है कि मैं आपको एक नाखुशगवार इतला दे रहा हूँ। मैं माइकल नहीं हूँ। क्या मतलब? अधेड़ उम्र शख्स के हाथ में सिगार लड़ने लगा। फिर उसने जल्दी से सिगार एश ट्रे में रख दिया। तुम्हारी आवाज माइकल, क्या तुम मुझसे भी मजाक कर सकते हो? मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और आप लोग इसे जुटलाने पर तुले हुए हैं। अगर इसके बाद भी आपका इसरार जारी रहा तो मैं खामोश हो जाऊंगा। मुझे हालात का जायजा लेने के लिए ये पनाहगाह कबूल करने से इनकार नहीं, लेकिन बाद में आप मुझे धोखाधड़ी का मुजरिम करार नहीं देंगे। कौन हो तुम और यहाँ माइकल के मेकअप में क्यों हो? माइकल कहाँ है? अधेड़ उम्र शख्स बुखलाहट में खड़ा हो गया। बेशुमार सवालात मेरे ज़हन में मचल रहे हैं, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए पहले आपको अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं किसी मुजरिमाना साजिश का शिकार होकर यहाँ पहुँचाया गया हूँ। मेरे चेहरे पर मेकअप है और मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। क्या मतलब? मेरी आंख उस कमरे में खुली है जहाँ इन साहबा ने मुझसे मुलाकात की थी। इससे कबल मैं कहीं और था और उससे पहले बैरूत में। क्या तुम सच कह रहे हो? बूढ़े ने लरजती हुई आवाज में पूछा। अफसोस, मेरे पास इस सच का कोई सबूत नहीं है। क्या हेंड्रिक से तुम्हारी कोई दुश्मनी है? उसने बेइख्तियार होकर पूछा। अब मेरे हैरान होने की बारी थी। आप हेंड्रिक को जानते हैं? मैंने पूछा। और तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि तुम सान बर्ले में हो? सान बर्ले? ये नाम मेरे लिए अजनबी है, मैंने कहा। बूढ़ा शदीद इज़्तिराब के आलम में हाथ मलने लगा। उसके होंठों से अजीब सी आवाज निकल रही थी। मैंने गौर किया तो मुझे उसके अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, कोई ऐसी हरकत नहीं की। 1 मिनट, मैं अभी आया, तुम बैठो, बस 1 मिनट, उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा और फिर तेजी से बाहर निकल गया। मैं खामोशी के साथ एक सोफे पर बैठ गया। लड़की अब हैरत ज़दा सी बैठी हुई थी। मुझसे आंखें मिली तो उसने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली और धीमे लहजे में बोली, कसूर मेरा भी नहीं था, मैं भी मुजरिम नहीं हूँ। मैंने कहा, मैं खुद यहाँ अपनी मौजूदगी पर चिल्लाया हुआ हूँ और तुम्हें उन्हीं लोगों की साथी समझ रहा था जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मगर मिस्टर हेंड्रिक तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक और मेहरबान। जजीरे पर कोई भी उनका मुखालिफ नहीं, बल्कि सब उनकी इज्जत करते हैं।
वो सभी के तो काम आते हैं जजीरे पर, तो क्या ये कोई जजीरा है? तुम्हें ये भी मालूम नहीं? नहीं, मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा। ताज्जुब है, क्या मैं तुम्हारी असल शक्ल देख सकती हूँ? अफसोस, अमोनिया लिक्विड के बगैर ये मुमकिन नहीं। तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे चेहरे पर यह मेकअप किया गया है। जाहिर है, अगर उस वक्त मुझे मालूम होता कि मेरे चेहरे पर मेकअप है तो मैं तुम्हारे साथ ये सलूक ना करता। मैं सख्त भूखा था, इसलिए जो ही नाश्ते की इतला मिली तो मैं जिस हाल में था नाश्ते के कमरे में पहुंच गया। बाद में मैंने बाथरूम के आईने में अपनी शक्ल देखी तो हैरान रह गया और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने लाइल्मी में तुम्हारे साथ ज्यादती की है। ओह, कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ गलत फहमी में हुआ। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। वैसे माइकल ये कभी ना करता, उसे मेरे बाल बहुत पसंद है। मेरे बहुत से बाल टूट गए, मुझे अफसोस है बॉबी। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस पर हैरत है कि अंकल ग्रेसी ने मिस्टर हेंड्रिक का नाम क्यों लिया। अंकल ग्रेसी वो साहब हैं जो अभी बाहर गए हैं। हाँ, माइकल के डैडी। माइकल तुम्हारा कौन है? मंगेतर। 2 माह के बाद हमारी शादी हो जाएगी। मगर माइकल कहाँ गया? अंकल को भी मालूम नहीं। ये कहकर वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी वक्त वो बूढ़ा ग्रेसी कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा अब किसी कदर पुरसुकून था। बॉबी सवालिया अंदाज में उसे देखने लगी। कोई खास बात नहीं है बेबी, पुरसुकून रहो। माइकल कहाँ है अंकल? वो जहाँ भी है खैरियत से है, शाम तक वापस आ जाएगा, ग्रेसी ने जवाब दिया। आपको यकीन है अंकल के वो खतरे में नहीं है? कतई नहीं। अगर ऐसी बात होती तो मैं भी परेशान होता। जब मैं पुरसुकून हो तो तुम्हें भी सुकून में रहना चाहिए। मगर मिस्टर हेंड्रिक का इन वाकयात से क्या ताल्लुक है? क्या इन साहब को मिस्टर हेंड्रिक ने? आपने भी इनका नाम लिया था अंकल? मिस्टर हेंड्रिक बहुत बड़े नफ्सियात दां हैं। वो भटके हुए लोगों को सबक देने के लिए बाज़ औक़ात नफ्सियाती हरबे भी इस्तेमाल करते हैं। इनका मामला भी कुछ ऐसा ही है। ओह, तो ये साहब। वैसे मिस्टर, आपका नाम क्या है? बॉबी ने मुझसे सवाल किया। मेरे ख्याल में बेबी, अब तुम आराम करो। माइकल खैरियत से है और शाम को तुम उससे मिल सकती हो। मिस्टर हेंड्रिक ने मुझे कुछ और हदायत दी हैं जिनके तहत मुझे कुछ काम करना है। मैं समझी नहीं अंकल, मैं तन्हाई चाहता हूँ, ग्रेसी ने किसी कदर जिल्लाई हुई आवाज में कहा। लड़की उठ खड़ी हुई। ठीक है, आइए मिस्टर, हम बाहर चलें। अंकल को काम करने दें। इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, इन्हें यहीं रहने दो, ग्रेसी ने कहा और लड़की दोनों शानों को हिलाकर बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। ग्रेसी गर्दन झुकाए बैठा रहा, फिर बोला, क्या दुश्मनी है उससे तुम्हारी? हेंड्रिक से? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। उसी की बात कर रहा हूँ, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं, बस वही इस शुगल में मसरूफ है, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। वो कुछ चाहता है तुमसे? मैंने सिर्फ उसका नाम सुना है, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। इन हालात में दोस्ती और दुश्मनी का क्या सवाल पैदा होता है? अब खुद ही फैसला करें मिस्टर ग्रेसी, बराए रास्त ना सही बिलवास्ता सही। मुमकिन है ऐसी कोई बात हो, मैं तुम्हें सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, मजबूर नहीं कर सकता। उसकी दुश्मनी किसी को रास्त नहीं आती, तुम्हें भी रास्त नहीं आएगी। अगर कोई झगड़ा है तो निपटा लो, उससे सुलह कर लो। क्या वो बहुत खतरनाक इंसान है? इतना कि तुम्हें अगर उसके बारे में मालूमात हासिल होती तो तुम उससे इनराफ का तसव्वुर भी ना करते। लेकिन बॉबी तो कुछ और ही कह रही थी। क्या? ग्रेसी चौंक पड़ा। उसका कहना है कि हेंड्रिक तो एक इंतहाई नेक और शरीफ इंसान है। इसका अंदाजा तुम्हें खुद हो जाएगा। मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कह सकता। आप अभी उससे गुफ्तगू करने गए थे मिस्टर ग्रेसी? ओह, तो इसी दौरान तुम बॉबी से मालूमात हासिल करते रहे हो। बहरहाल सुनो, उससे मुलाकात करना इतना आसान नहीं होता। वैसे मैंने उसके नायब से बातचीत की थी। क्या गुफ्तगू हुई? मैंने सवाल किया और बूढ़ा ग्रेसी किसी सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, नौजवान, कभी मजबूरियां इंसान की जिंदगी बन जाती हैं। सान बरले कभी किसी दौर में आज़ादी का गहवारा था। यहाँ के लोग भी अपनी मर्जी के मालिक थे। हर चंद के ये जजीरा भी फ्रांस की तहवील में था, लेकिन हालात इस कदर खराब नहीं थे। फिर कुछ सियासी तब्दीलियां हुई और सान बरले के बुरे दिन आ गए। हेंड्रिक से कबल गोयान एबरे इस पर मुसल्लत था, एक जालिम और शातिर इंसान जिसे आखिरकार चंद नौजवानों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर हलाक कर दिया। ख्याल था कि शायद शान बरले पर कुछ तब्दीलियां हों, लेकिन फिर एक और खतरनाक इंसान ने अपनी तहवील में इसे ले लिया। ये हेंड्रिक है, जिसे तुम बगला भक्त कह सकते हो। सादा देन के इंसान उसे फरिश्ता समझते हैं, लेकिन वो इतना शातिर है कि बस यहाँ के तमाम समझदार लोग उसके कब्जे में हैं और जज्बाती अहमक उसके गुलाम। उसका तरीक़ेकार गोयान एबरे से बहुत मुख्तलिफ है। उससे बड़ा शैतान होने के बावजूद लोगों की निगाह में फरिश्ता सिफ्त है। माइकल मेरा बेटा है और मैं हेंड्रिक का गुलाम, दूसरे लातादाद गुलामों की मानद। हर वक्त खौफ व हिरास में मुब्तला रहता हूँ। माइकल की गुमशुदगी और तुम्हारी उसकी शक्ल में यहाँ मौजूदगी से मैंने यही समझा था कि मुमकिन है ये सज़ा मेरे लिए हो। लेकिन क्या? मैंने सवाल किया। ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया है। मेरे बारे में क्या कहा? मैंने पूछा। यही कि तुमसे हेंड्रिक का मजाक चल रहा है। ओह, मैंने गहरी सांस ली। तो ये मामला है। ठीक है, मुझे ये भी मजाक पसंद है। फिर भी मेरा यही मशवरा है कि वो जो कुछ चाहता है मान लो। वो मेरे बारे में गलत फहमियों का शिकार है। नामुमकिन, ग्रेसी ने कहा।
ये हकीकत है, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकते हो? अफसोस, मैं इस सिलसिले में बहुत मजबूर हूँ। उसका पता तो बता सकते हो मुझे? ये तो बता सकते हो कि उससे कहाँ मुलाकात की जा सकती है? ये बात तो शायद उसके करीब तरीन लोग भी ना बता सकें। मैं क्या हैसियत रखता हूँ? मेरे लिए अब क्या हुक्म है? मैंने पूछा। तुम्हें तमाम हकीकत मालूम हो चुकी है। मैंने खतरा मोल लेकर तुम्हें तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया है, इस उम्मीद पर कि तुम मेरे खिलाफ कोई बात नहीं करोगे। बाकी तुम्हारे लिए मुझे कोई हुक्म नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ तुम्हें यहाँ पहुंचाकर और शक्ल में बदल कर हैरान करना चाहते थे। तुम कहीं जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। वाकई इससे ज्यादा ये शख्स क्या कर सकता था? वो खुद परेशान था, इसलिए उसे मजीद परेशान करने से कोई फायदा नहीं था। मैं अपनी जगह से उठ गया। बहरहाल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ग्रेसी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। शुक्रिया। अगर थोड़ी सी मालूमात फराम हो जाती तो शायद मेरा कोई काम बन सकता। कैसी मालूमात? ग्रेसी ने पूछा। सान बरले की आबादी कितनी है? तकरीबन 20,000 लोगों का जरिया माश खेती बाड़ी और कारोबार। करीब तरीन शहर कौन सा है? बैरूत। वहां तक पहुंचने के जराए कुछ नहीं। हैंड्रिक की लांचें चलती हैं, हफ्ते में 2 बार उन्हीं के जरिए आमदो रिफ्त होती है। उसकी इजाजत के बगैर कोई शख्स भी जजीरे से बाहर नहीं जा सकता। नस्लन वो किस कौम से ताल्लुक रखता है? बस मकामी बाशिंदा है। वैसे ईसाई है, चर्च चलाता है, इबादत करता है, लोगों की जरूरियात पूछता है और उनकी मदद भी करता है। मैंने कहा ना, आम हालात में लोग उसे एक धर्म आत्मा की हैसियत से जानते हैं। बस जो उसका शिकार हो जाता है उसे ही सूरत हाल का सही इल्म हो पाता है, लेकिन वो ऐसा उसके जाल में फंसता है कि फिर किसी से कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहता। मैंने गहरी सांस ली। अगर वो ईसाई है तो फिर लेबनान ही का बाशिंदा होगा। उसका खानदानी या कौमी पस मंजर किसी को मालूम नहीं। ग्रेसी ने किसी कदर बेजारी के अंदाज में कहा। यह महसूस होता था कि इन सवालात से अब वो परेशान सा हो गया है। मैंने भी उसे मजीद परेशान करना मुनासिब नहीं समझा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ग्रेसी। आप बिल्कुल मुतमईन रहें। अगर कभी मैं हैंड्रिक की गिरफ्त में आ गया तो किसी भी मसले में आपका नाम नहीं लूंगा। ग्रेसी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं दरवाजे से बाहर निकल गया। मुझे बाहर जाने की इजाजत थी। हालांकि मुझे दरवाजे का पता नहीं था, लेकिन उसे तलाश कर लेना भी कोई मुश्किल साबित नहीं हुआ और मैं इस इमारत से बाहर निकल आया। बाहर का मंजर मेरे लिए कुछ अजीब सा था। चारों तरफ ऊंची नीची चट्टानें बिखरी हुई थी। कहीं कहीं बदनमा तर्ज की इमारतें भी नजर आ जाती थी। मैं इन चट्टानों की आड़ में चलता रहा और फिर मुझे एक सड़क नजर आ गई। न जाने ये सड़क कहाँ से आती थी और किधर जाती थी। वैसे ये सब कुछ मेरे लिए बेकार था। अब ये बात वादे हो चुकी थी कि मैं एक जजीरे पर हूँ। जजीरे से बाहर निकलने के लिए समंदर अबूर करना होता है और समंदर पर हैंड्रिक की हुक्मरानी है। हैंड्रिक की शख्सियत मेरे लिए वाकई पुरअसरार बन गई थी। आखिर वो क्या है? डैनी मार्श या स्मिथ की पुश्त अगर इतनी मजबूत थी तो फिर फराना जैसी औरत ने उसके मुकाबले पर आने की जरूरत क्यों की? आखिर फराना को भी उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात तो जरूर रही होंगी। तंजीम फराना के बारे में मशकूक थी कि मामला सिर्फ स्मगलिंग तक महदूद नहीं है, उससे आगे भी कोई बात है। कोई ना कोई गिरा कहीं ना कहीं जरूर थी जहां अभी तक मेरा ज़हन नहीं पहुंच सका था। मैं अगर कोशिश करता तो किसी सुनसान साहिल से समंदर में भी उतर सकता था, लेकिन यह खासा मुश्किल काम था। जिंदगी की बाजी तो खैर कहीं और किसी जगह भी खेली जा सकती थी, मगर इस सूरत में कि इसका कोई खास मकसद बरामद हो जाए। पानी में कितनी दूर तक जाया जा सकता था? बिलाखिर कहीं ना कहीं शिकस्त तस्लीम करना पड़ती और फिर यह भी तय नहीं किया जा सकता था कि किसी मुनासिब जगह तक पहुंचने के लिए कितना फासला तय करना होगा। यह अहमकाना ख्याल था जिसे मैंने ज़हन से झटक दिया। फिर मैं सोचने लगा कि अगर किसी तरह हैंड्रिक तक रसाई हासिल हो जाए तो उसे भी शीशे में उतारने की कोशिश करूं। डैनी मार्श के सिलसिले में उसे बता दूं कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसे सिर्फ मार्गिया ने गायब किया है, लेकिन वही बात सामने आ जाती कि तंजीम ने मुझे मार्गिया के पीछे लगाया था, हैंड्रिक के ताकुब में नहीं। या फिर यह भी हो सकता है कि तंजीम के लोग हैंड्रिक के बारे में सही मालूमात ना रखते हो। मुमकिन है हैंड्रिक मार्गिया या फराना से भी ज्यादा खतरनाक शख्सियत हो। मैंने हर तरफ ज़हन दौड़ाया, लेकिन कोई ऐसा नुक्ता सामने ना आ सका जिसे सामने रखकर मैं कोई मंसूबा तरतीब दे सकता। अब सिवाय इसके कोई काम नहीं रह गया था कि मैं जजीरे पर आवारा गर्दी करता रहूं और इन लोगों के शिकंजे में आकर निकलने की कोशिश करता रहूं। वैसे इन लोगों का तरीकाकार भी अजीब था। वो शायद मुझे ज़हनी तौर पर उलझाने के लिए ये हरकतें कर रहे थे, वरना उनके कब्जे में आकर निकलना क्या मायने रखता है। उसका मकसद है कि मेरी ये आज़ादी भी उनकी नज़रों से पोशीदा नहीं और किसी भी जरिए से सही मेरी हर हरकत को देखा जा रहा होगा। ऐसे हालात में एहतियाती तदाबीर अहमकाना ही हो सकती थी।
मुझे लाजिम था कि मैं अपने तौर पर कोई इकदाम ना करूं उस वक्त तक कि जब तक कोई मुनासिब रास्ता सामने ना आ जाए। मेरे साथ इस जजीरे पर जो कुछ भी पेश आए उसे अपनाऊं और उनकी मर्जी के मुताबिक अमल करता रहूं, यहाँ तक कि वो मुझे एक बेदरर चीज़ समझ लें। एक ख्याल मेरे जहन में ये भी था कि मुमकिन है इस तरह वो मुझे रिच करके डैनी मार्श का पता पूछना चाहें। मसला बस यही था कि मैं डैनी मार्श के सिलसिले में फराना की पोल खोल दूं या नहीं। वैसे फराना कमबख्त न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मुझे उस सूरत से जर्रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस तंजीम के मकासद की तकमील के लिए ये सब कुछ कर रहा था। बहर सूरत मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ उस सड़क पर आगे बढ़ता रहा। सड़क मुझे आबादी तक ले गई। इस तरफ घनी आबादी थी, मकानात छोटे थे और उनके दरमियान बाजार भी थे। ये शायद जजीरे के गरीब लोग थे। मजहबन सब ईसाई मालूम होते थे। आबादी के दरमियान एक चर्च नजर आ रहा था जिसकी पेशानी पर सलीब का निशान नमाया था। मैं बाजार से गुजरता रहा। यहाँ सब अजनबी थे, इसलिए किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता मैं सोच रहा था कि क्या मैं इन लोगों में गुम हो सकता हूँ। अगर कोई मौका मिल जाए तो मैं इन लोगों में गुम होकर उनकी निगाहों से पोशीदा हो जाऊँ और फिर कोई मौका मुनासिब देखकर यहाँ से निकल जाऊँ। इस वक्त मेरे चेहरे पर माइकल का मेकअप था जिसे एमोनिया के बगैर नहीं उतारा जा सकता था। काश कहीं से मेकअप का सामान ही मिल जाए। अगर ये सामान मुझे मिल जाता तो फिर मैं उन्हें काफ़ी परेशान कर सकता था। सबसे ताज्जुब खेज ये बात थी कि फराना लापता थी। अगर फराना को मेरे बारे में इल्म है और वो खुद निकल गई है तो उसे मेरी खबर लेना चाहिए थी। हालांकि मैं उसे अपनी खाम ख्याली भी करार दे सकता था क्योंकि फराना जैसी औरत को मैं खूब समझता था। मेरा नेमुल बदल तलाश करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। मैंने तकरीबन सारा बाजार घूम लिया और ये अंदाज़ा हो गया था कि इन लोगों में छुपना मुमकिन नहीं था। चुनाचे मैं वहाँ से भी आगे बढ़ गया। बस्ती से निकलकर मुझे एक सड़क नजर आई जो दौलतमंद लोगों की आबादी की तरफ जाती थी। मैं उस सड़क पर ज़्यादा दूर नहीं गया था कि एक कार पीछे से आती नजर आई। मैं सड़क के किनारे हो गया। नीले रंग की खूबसूरत सी कार मेरे नज़दीक से गुजर गई। उसकी ड्राइविंग सीट पर सुनहरे बालों वाली एक लड़की बैठी हुई थी। थोड़ी दूर आगे जाकर कार के ब्रेक चिरचिराए और फिर वो रिवर्स होने लगी। चंद लम्हात के बाद वो मेरे नजदीक आकर रुक गई। अरे माइकल, कहाँ जा रहे हो? सुनहरे बालों वाली लड़की ने चश्मा उतार कर बेतकल्फी से कहा। बस यूं ही आवारा गर्दी कर रहा हूँ। आओ मेरे साथ एक कप चाय हो जाए। आओ ना, उसने कहा। मैं एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, फिर एक गहरी सांस लेकर कार में बैठ गया।